राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। आज मैं खड़ा हूं भाई, जिला भिवानी का गांव है मिट्टी मतानी। आज पूरा गांव गदगद है। राम राम जी सारे ने, ठीक हो? और भाई इस परिवार में फौजी भी पुलिस भी सारे मौजूद हैं। एक भाई साहब है, पहले परिचय करवा दूं। राम राम भाई साहब। राम राम। कैसे हैं जी? बढ़िया सर। तो ये भी भाई देश के जवान जो कि हमारी रक्षा कर रहे हैं। भाई साहब एक बार अपना परिचय दे दो। मेरा नाम सोमवीर है, रैंक प्रधान नाविक। मैं भारतीय तटरक्षक में काम करता हूँ जी। अभी प्रेजेंटली मैं साउथ में पोस्टेड हूँ। एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं नहीं बता पाऊंगा सर आपको। जी जी। सर अभी मेरा 14 ईयर का सर्विस हो गया है और अभी मैं सर्विस में ही हूँ। बिल्कुल। तो इस साइड भी वही देखिए नौजवान बैठे हैं। राम राम जी सारे ने। तो जो आज अपना भाई है रिटायर आया है, तो कितनी खुशी है बताओ एक बारी। हाँ जी जी, बताओ बताओ। बहुत खुशी है जी, खुशी है, बहुत खुशी है जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे भाई के लिए? भाई हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हमारा भांजा ये मतलब सम्मानित हो है। बहुत खुशी की बात। और आप जो है टीवी में देखा कर दे, हाँ जिद ऑपरेशन सिंदूर चल रहा टीवी में देखा कर दे। हाँ। लेकिन भाई आज अपने साथ मौजूद है, सारी की सारी बात पूछ जाएंगे। हाँ। क्यों? हाँ ठीक जी, क्या कहना चाहोगे जी? बहुत खुशी की बात है, इसके लिए हम खुश हैं। हमारा भाई जो यो इसके ऊपर जो करके आया है, इसमें खुश है। बिल्कुल बिल्कुल जी। भाई साहब जी, बहुत गर्व की बात है कि भाई ने देश के लिए इतना बड़ा सहयोग करा और कंट्रीब्यूट करा अपने देश के लिए, तो हम सम्मानित और गर्वित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत गर्व की बात है जी, बहुत खुशी की बात है। हम बहुत खुश हैं जो भांजे ने ये अपनी इसमें योगदान दिया है, इसमें बहुत खुशी की बात है। जब यो बचपन में था, हाँ जी। छोटा था, हाँ तो जी। इसके दिक्कत है, मतलब यो भाई इतनी आगे जाके इतना कामयाब होगा। लगन तो थी जी बचपन लगन से थी ही, इसमें। बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल अव्वल था। छोटिया मुरा आएगा तो भी स्कूल में हमारे साथ जाएगा। कोई बच्चा तो ये डराया करता मैं स्कूल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये हमारे साथ भी स्कूल में जाया स्कूल करता में जाया करता। बिल्कुल। और वहाँ कोई भी टीचर कोई सवाल पूछता था सबसे पहले खड़ा होकर बताया करता। अच्छा अच्छा। बहुत शुरू से अव्वल था ये पढ़ाई में। हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? बहुत गर्व की बात है जी, और खुशी की लहर है गांव में इस बात को सुन के। बहुत बढ़िया भाई ने काम किया है, धन्यवाद। तो भाई जिसका आप वीडियो आज बनाना आए हाँ, जिसका इंटरव्यू करना आए हाँ, तो मिलवाऊंगा। इबे तो मैं जो गाँव वाले हैं इन तो मिलवाने लग रहा हूँ। जो हमारी भारत की शान है, हरियाणा की शान है, जिले की शान है, इस गांव की शान है, उस तक मैं मिलवाऊंगा जी। राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है? दिलबाग सिंह। जी। तो जानो इस भाई? हाँ, हमारा भांजा है, यहीं पढ़े हैं ये। हाँ यहीं से मैट्रिक करके गए थे बिल्कुल। और इसका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, तो अपनी कामयाबी हासिल कर ली। बिल्कुल। अरे भाई आप देखो, आज ये गर्व महसूस कर रहे हैं ना, ये कामयाब होया इसलिए, तो आपने ऐसा काम करना है ताकि आपका गांव आपको ऊपर गर्व कराए जी। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी? एक्स हवलदार रणवीर सिंह फ्रॉम 20 ग्रेनेडियर। वाह जी वाह। तो कम था ना। हम अपने ड्यूटी के लिए गर्व महसूस कर रहे हैं कि कुछ चुनिंदा फौजियों को ही ये जो सम्मानित होने का मौका मिलता है, सभी को नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। उस श्रेणी में हमारा ड्यूटा आया है। लगभग कितने फौजी होंगे इस गांव में? काफ़ी हैं जी। लगभग अब तो जैसे 100-150 फौजी तो है जी। 100-150 हैं। हाँ जी। तो 100-150 फौजी हैं भाई, और ये नौजवान बैठे हैं जी। क्या की तैयारी कर रहे हो भाई? जी तो स्टडी चल है। स्टडी चल रहा है अपने भाई? मैं बीएड कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। क्या मैं लगेगा? टीचर। टीचर क्या लगेगा? हम भी कर रहे हैं भाई, साथ में टी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा मैं क्लास 10th में। अच्छा। क्या में लगेगा, कौन सी नौकरी? मैं कॉमर्स करूँ, मतलब बिजनेसमैन। बिजनेसमैन करा है। और जी राम राम भाई। राम राम सर। कैसे? मैं एक्स हवलदार अशोक कुमार, एयर डिफेंस से रिटायरमेंट है। जी। और हमारे को बड़ी खुशी होती है कि हमारा भांजा ये सार्जेंट भलेराम जी जो बड़ा अचीवमेंट है, ये मेडल लेके आया है। और इससे जो ऑपरेशन जो सिंदूर चला था, इसमें इसने बढ़ चढ़ के भाग लिया और अपनी ड्यूटी बेखूबी से निभाई। और ड्यूटी के साथ साथ में ना अपने इसने जो सेक्शन में काम किया वो बिल्कुल तारीफ़ काबिल है।
मतलब ड्यूटी निभाना नहीं है, एक मतलब पूरे सेक्शन को लेके चलना, और ये अवार्ड मिला, ये बड़ी खुशी की बात है। पूरा एरिया की, पूरा दूसरा हमारे गांव में प्राउड फील होता है, इससे एक मोटिवेशन भी मिलता है। ये छोटी चीज़ नहीं है, मतलब राष्ट्रपति तक मतलब सम्मानित होना, और यहाँ तक ये हमारे को तो उस दिन, जिस दिन टीवी पे न्यूज़ मिला था, तो भाई तो उस टाइम एक्सरसाइज में या वो चल रही थी उस टाइम वहाँ था, तो ये बड़ी खुशी की लहर थी। और आज हम प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारा गांव का भांजा, हमारा भांजा है, ये यहाँ तक अचीवमेंट किया है, तो इससे तो बड़ी खुशी की क्या बात होगी। एक तो सबसे बड़े अपने साफ सुथरी ड्यूटी करके आए, और एक सम्मानित के साथ में है, तो ड्यूटी करना और दूसरा एक सम्मानित के साथ में जो अवार्ड मिला है, उसके लिए हम बड़े खुशी की माहौल है। उससे मोटिवेशन मिलता है सभी को, सब नए जवानों को मिलता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बड़ी खुशी की लहर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाडू फुट्टा जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या लगते हैं जी ये मेरा दूध भांजा है सगा। भांजा है। हाँ, मेरे से बड़ी सिस्टर का है। अच्छा अच्छा। ये बचपन में मेरे पास इधर ही, आपके नाना जी के पास इधर है। इसका नाना जी फौजी था, जाट रेजिमेंट में था, उससे फौज की बातें 24 घंटा सुनता था, और बहुत होनहार बच्चा है जी। और हमारा भांजा मम्मा कहा के बिगड़ जाया करे ना, कौन तो बिगड़ा? कैसा था यो? बहुत बढ़िया था, बहुत इंटेलिजेंट लड़का था। ऐसा मतलब ये मानो हो ही नहीं सकता हर चीज में। मतलब एक तो नौकरी नहीं, समझ भी ज्ञान है इसमें, सारी चीजों के घर चलाना और करना। जब ये ऑपरेशन सिंदूर में था, हाँ, तो मैं इसके पास फोन, हाँ मैं फोन करता था, बस इतनी, मामा मैं बाद में बात करूंगा। अच्छा, इतनी बस इतनी, मामा बाद में बात करूंगा। तो फिर लास्ट तक हमने ये नहीं बताया इसने मैं कहाँ हूँ। बताया कर दे कि मेरा भांजा है, ऑपरेशन सिंदूर में है। हमने इसने कुछ नहीं बताई, कोई फालतू बात नहीं बताई घर पर। हाँ, जब लड़ाई खत्म होगी, जब ये वहाँ आदमपुर बेस में पहुंचे, जब इसने फोन किया कि मामा जी मैं ठीक ठाक आ गया, जब तक हमारे को पता ही नहीं था। तो ये न तो ये बताता लोकेशन कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो वो बताना भी इसकी मजबूरी थी, नहीं बता सकता। हाँ, तो ये आने के बाद में पता लग गया कि भाई मैं बेस में आ गया हूँ, ठीक ठाक हूँ। अच्छा, कोड्डे का था इसने, मैं ये मान लो 12 महीना था, इसकी बुआ ब्याह रखी मोर का, ये हमारे पास में है। वहाँ ले आए थे इनको, इसकी बुआ वहाँ से साइकिल पर बिठा के यहाँ ले आया था, यहाँ रखे हमने इसको, क्यों हमारे कोई छोटा बच्चा था नहीं, मेरी शादी नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा। और उस टाइम बच्चा हमारे परिवार में ये था, छोटा छोटा, हाँ लाडला था। बड़ी सिस्टर का। अच्छा अच्छा। हाँ, हम 7 भाई बहन है, 2 भाई है, एक छोटा भाई एक्सपायर हो गया, और ये बड़ी सिस्टर का है। तो ये आपने पढ़ा है? नहीं, थोड़े दिन पढ़े, बाद में ये, इसका पिताजी डॉक्टर था राड़वास गांव में, वहाँ फिर ये प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। अच्छा, हाँ, यहाँ थोड़े दिन गए थे। थोड़े दिन। हाँ, बाकी लगाव हमारे गांव से, अपने गांव से हमारे गांव में ज़्यादा लगाव इसका। इसकी उम्र के मतलब सब बच्चे सभी मान ले जानते हैं, पूरे गांव को ये जानता है। हाँ। एक तो मामा घर तक सीमित हो आदमी, ये पूरे गांव को जानता है। पूरे गांव को जानता है। हाँ, पूरे गांव को। बिल्कुल। अरे भाई मुलाकात करवावांगे, एक इंसान और रह गया, उस तो एक बार और मिलवा दूं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? सोमवीर है जी। सोमवीर। हाँ जी। इसी गांव से? हाँ, मैं भांजा है अपना। अच्छा, भांजा है। हाँ। तो क्या कहना चाहोगे भांजे को लेकर? भाई भांजा पूरा एक्टिव था, पूरी ड्यूटी निभा के आया है, और उसकी पाकिस्तान की नाक नीची करवा के आया है। हाँ। पूरा फोर्स ने, बहुत बहुत गर्व से हमने भाई। गर्व है। हाँ भाई, जो ये हमारे नौजवान है ना, फौजी जो फौज में लग गए हैं, वो बड़े सॉफ्ट हैं, दिल के बड़े अच्छे हैं। काफ़ी गुरपात में जुड़ रहा हूँ, जो फौजी मेरे साथी हैं, और काफ़ी जगह मदद भी पहुँचाओ हैं। तो इसी तरह तय एक फौजी और मिल गया अपन है, इस तरह तय फौजी के साथ में बैठा तो गर्व है कि देख अपना देश का नौजवान और अपना भारत खातर जो है लड़या जी। बात करवाएं बल्लेराम जी से। बल्ले जी कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी, आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जी। तो देखो गाम राम इकट्ठा हो रहा है आज, ये आपके लिए है। तो शुरुआत करें पहले आप बचपन की। बचपन में जो है आपने सोचा था कि मैं फौज में लागूं? जी देखो, मैं आपको सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मूल रूप से तो मैं राजस्थान के गांव हसियावास का रहने वाला हूँ जी, जिला चूरू, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 20 से 25 मिनट लगते हैं मेरे को यहाँ से जी।
और ये मेरा ननियाल है, गांव मिट्टी, तहसील सिवानी, जिला भिवानी। ये मेरा ननियाल है जी। और जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा, बहुत से बचपन जो मेरा था ना, बचपन के बहुत साल मेरे इसी गांव में बीते थे। जो स्टार्टिंग में जब कहते हैं कि आँख खुली थी, कुछ यादें थी, तो वो मेरे इसी गांव से थी जी। तो इस घर को, इसके घर के जितने भी स्ट्रक्चर चेंज, जितने भी चेंज वो मेरी आंखों के सामने हुए थे। जितना भी इस घर में जितना चेंज हो सब मेरी आंखों के सामने हुआ है जी। और गांव में जितना बदलाव हुआ है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसके अलावा मेरी जो ऑफिशियल जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो गाँव राड़वासपुर जिला हिसार में हुई थी। मेरे पिताजी वहाँ काम करते थे जी। तो मेरा जुड़ाव 3 गाँवों से रहा है। तो मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि ननियाल या मतलब किसका मतलब योगदान नहीं है मेरे जीवन में, सबका अपना अपना योगदान है जी। और मतलब कहते हैं मामा भांजा जिनके साथ जैसा रिश्ता रहता है, बहुत ऐसा रहा है मेरा तो जी। तो ये मेरा एक ऑफिशियल मैं बताऊँ परिचय रहा है। और रही बात कि फौज, मैंने फौज को ज्वाइन क्यों किया, बहुत से कारण थे जिसमें से एक था। फौजी साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब बचपन में जब आप पढ़ा कर दे तो उस टाइम ये था कि मैं फौज में लागूंगा, पुलिस में लागूंगा, या फिर क्या था? बच्चे का जो स्वभाव वो चंचल रहता है। हर साल हर महीने उसके टारगेट चेंज होते रहते हैं। जो आप आज की जो आधुनिक पीढ़ी के बच्चे देख रहे हो उनके भी ऐसा ही है। जब कारगिल वार हुआ था और उसी दरमियान उसके आसपास, उससे पहले जब मैं छोटा था तो मेरे नाना जी स्टोरियाँ सुनाते रहते थे। तो मेरे जो नाना जी थे स्वर्गीय फूल सिंह लाखलैंड जी, वो 3 जाट रेजिमेंट में थे। वो देश 13 साल कुछ दिन अपने देश की सर्विस करके आए थे 1953 से लेकर 1965 तक। अच्छा। तो 62 के वार में जो इंडिया चाइना वार था और इंडिया पाकिस्तान 1965 वार, दोनों उन्होंने देखा हुआ है। और वो 3 जाट रेजिमेंट का हिस्सा थे। 3 जाट रेजिमेंट के नाम पर एक इतिहास है। जो गिलेंट्री जो अवार्ड थे, बहुत सारे गिलेंट्री अवार्ड उनकी यूनिट को मिला हुआ है। इसके अलावा एक फेमस बैटल है जो लोग जानते हैं, बैटल ऑफ डोगराई। डोगराई एक गाँव है लाहौर के पास। अच्छा। तो उस मतलब वहां तक 3 जाट रेजिमेंट ने कब्जा कर लिया था। मतलब लाहौर को जो कब्जा किया था वो 3 जाट रेजिमेंट ने कब्जा किया था, जिसमें मेरे नाना जी थे। तो वहां पर एक नहर थी, छोगिल नहर है, जिसको 2 बार मतलब रिकॉर्ड है, 2 बार इतनी बड़ी नहर को नदी के समान, मतलब उस नदी का, उस नहर में पूरा फ्लो के साथ है, जो अभी देख रहे हो इतने फ्लो के साथ पानी बह रहा था रावी नदी का। उस जितने भी फ्लो उसके अंदर पुल थे, जिसके सारे पुल पाकिस्तान के द्वारा ध्वस्त कर दिए गए थे। अच्छा। तब भी 3 जाट रेजिमेंट ने उस नहर को पार किया था और डोगराई पे कब्जा किया था। तो उस यूनिट का मेरे नाना जी हिस्सा थे और बहुत ही उनके जो कमांडिंग अफसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हैंस था, उनको महावीर चक्र मिला था इस कर्तव्य के लिए। तो वो जब अपनी कहानियां सुनाते थे कि फौज कैसे काम करती है, फौज का क्या काम है, कैसे कैसे होते हैं, वो सब बचपन की कहानियां सुन सुन के हम लोग आगे बढ़े हुए थे। इसके अलावा मेरे नाना जी के जो भाई थे, 4 भाई थे, जिसमें से 3 भाई परनाना जी से रामजीलाल, गिरदारी एंड हेमकर, वो सब फौज में थे। सब के सब जाट रेजिमेंट का एक हिस्सा थे। तो वो कहानियां बताते थे बाद में, ये इनके लोगों की कहानियां सुनते थे कि सब मतलब एक लेगेसी बोलते हैं कि विरासत है, वो फौज की विरासत थी। और ये क्षेत्र है, जैसे इस गांव का भी मैं लगा लूँ, चाहे भिवानी डिस्ट्रिक्ट हो, अपना हिसार डिस्ट्रिक्ट हो, शेखावटी में जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, सब ये फौज की पृष्ठभूमि के हैं ये लोग। तो आप उससे पहले भी जाओगे ना आप, बिफोर आज़ादी, तो बहुत से लोग फौज में रहे थे। बहुत से हमारे परदादा दादा ये सब फौज में रहे थे, चाहे अंग्रेजों की फौज रहे हो, तब उनको गिलेंट्री, बहुत से ऑर्डर ऑफ मेरिट, विक्टोरिया क्रॉस, जो आज के परमवीर चक्र के बराबर, बहुत से लोगों को बहुत कुछ मिला हुआ था। इसके अलावा कारगिल वार, जो कारगिल वार हुआ था, तो मैं 8th क्लास में था, तो उस टाइम पे कहानियां सुनते थे, अखबार पढ़ते थे। ये सब ऐसी घटनाएं थी जिसने मुझे प्रेरित किया था फौज में जाने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए। और उसके बाद जैसे जैसे आगे शिक्षा बढ़ती गई, जैसे जैसे आपको ज्ञान बढ़ता गया, पढ़ाई थोड़ी ठीक थी, तो मैंने एयरफोर्स ज्वाइन करने का फैसला लिया था। तो मैं जाके 12th के बाद मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था। जी जी जी। देख लो भाई, जो कहानी सुन सुन के आज इस मुकाम पर है, तो आप भी जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उन पर कहानी सुना करो, इस तरह तय बन जाओगे और मेहनत भी करनी पड़ेगी जी। तो भाई साहब, उसके बाद फिर आप 10वीं करिए, आपने जॉब लग गए, उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई? मैं जो एयरफोर्स ज्वाइन की थी वो की थी सन 2005 में। 12th की थी मैंने, जो 12वीं क्लास की थी 2004 में। उसके बाद मैंने एग्जाम पास हो गया था, तो 6 से 8-9 महीने के बाद मेरी ज्वाइनिंग आई थी। तो फर्स्ट ट्रेनिंग बेलगांव रहती है, जो बेसिक ट्रेनिंग रहती है। उसके बाद जो ट्रेड की ट्रेनिंग रहती है वो बेंगलोर रहती है। उसके बाद बड़ौदा में रहती है। तो 3 सेंटर, अलग अलग सेंटर में अलग अलग ट्रेनिंग करके मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो गुजरात के जामनगर में थी।
अच्छा। तो उसमें एयरफोर्स में क्या कुछ ट्रेड अलग अलग हर बंदे को एक अलग अलग ट्रेड मिलती है। तो मेरी जो ट्रेड थी वो मिसाइल फिटर ट्रेड थी। अच्छा। जो मिसाइल पे काम करता है। तो स्टार्टिंग में मैं जो काम करता था वो एक रशियन मिसाइल थी, पिचोरा मिसाइल। अच्छा अच्छा। तो उसके लॉन्चर सिस्टम पे काम करता था। लॉन्चर सिस्टम का काम है मिसाइल को लॉन्च करना, मतलब जहाँ से मिसाइल लॉन्च होती है उसको लॉन्चर बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसकी जो रेंज थी काफ़ी कम थी और उस पर मैंने 17 साल काम किया था। सिस्टम पे मैंने 17 साल काम किया स्टार्टिंग पे। मतलब किस तरह था, थोड़ा बताओगे किस तरह तक काम करते थे उनको? मैं आपको थोड़ा लेमन लैंग्वेज बोलते हैं, मोटा मोटी लैंग्वेज जो हाँ, आम जनता को ऐसा बताइए ताकि अपने जो दर्शक हैं वो समझ भी जाएं। मैं वही चीज़ बताऊंगा जो पब्लिक डोमेन में है, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और जनता को जिसके बारे में पता है, और इतनी आसान भाषा में बताऊंगा कि जनता को समझ में आ जाए। बिल्कुल। जैसे कि एडी सिस्टम होता है, एयर डिफेंस सिस्टम, जो मामा जी बताया था कि ये भी अपने काम कर चुका। आर्मी में भी एडी सिस्टम रहता है। आकाश से, स्काई से जो भी हमला होता है उसके बाद जब हमले को रोकने की जो प्रतिक्रिया हमारी रहती है उसको बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। अच्छा। तो उसमें बहुत सारी मिसाइलें रहती है, अलग अलग श्रेणी की मिसाइलें रहती है, अलग अलग लेयर पे वो मिसाइलें काम करती हैं। तो उसमें एक पिचोरा मिसाइल थी, तो अभी तो मतलब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, रशियन मिसाइल थी। तो 1965 के बाद 1975 में इंडिया ने खरीदा था, जिसको सरफेस टू एयर मिसाइल 3 सिस्टम बोलते हैं। इसका रेंज थोड़ा कम रहता है, मैं रेंज में नहीं बताऊंगा। वैसे पब्लिक डोमेन में है ये रेंज, फिर भी मैं रेंज नहीं बताऊंगा मिसाइल की कितनी रेंज है जी। जैसे कोई दुश्मन का जहाज या कोई उनकी मिसाइल आती है हमारी तरफ, तो हमारे सिस्टम में एक रेडार रहता है। अच्छा। जो रेडार रहता है तो रेडार के स्क्रीन पर वो आपको टारगेट दिखाई देने लग जाएगा, एक स्पोर्ट के टाइप में, एक मतलब बिंदी दिखाई देगी। सिंपल सी बात है, बिंदी दिखाई देगी। ठीक है। वो क्यों दिखाई देती है? कोई चीज हवा में जब रहती है, मतलब जिस प्रकार से बच्चा गेम खेल रहा है, हाँ, उस प्रकार से ही होगा ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो गेम के उसी चीजों से गेम बने हैं, उस चीज को सिमुलेट करने के लिए गेम बनाए गए हैं। एक बिंदी सी दिखाई देगी आपको। ठीक है। वो बिंदी का मतलब कुछ एनर्जी का सोर्स है, कहीं पर है, हवा में है, और हमारा जो रेडार उसको तरफ जब सिग्नल छोड़ रहा है उसकी वापसी में हमें वो सिग्नल मिल रहा है और वो हमारे स्पॉट पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। वो जब हम करते हैं उसके बाद उस टारगेट को हम लोग लॉक करते हैं। मिसाइल हम लोग तैयार करते हैं, जब टारगेट को लॉक कर देते हैं उसके बाद मिसाइल को जब लॉन्च करते हैं। और मिसाइल की खासियत ये होती है, जब एक बार आपने टारगेट को लॉक कर दिया तब मिसाइल अगर जैसे अब मिसाइल को फायर करोगे तो टारगेट जैसे जहाज है, पाकिस्तान का कोई जहाज आ रहा है, तो उसको पता चल जाएगा नीचे से कोई मिसाइल लॉन्च हुई है, क्योंकि उनके पास भी सिस्टम रहता है नीचे से, उसमें इंडिकेशन आ जाएगा कि कोई मिसाइल लॉन्च हुई है। अच्छा। सेम सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च करके आ जाएगा उसके अंदर भी। तो वो उसको फिर बचने के लिए उसको डोज, मतलब उसको इधर उधर बचने के लिए दाएं बाएं ऊपर नीचे जहाज जाता है जी। इसके अलावा अपने जहाज क्या करता है, जो इंजन से ना एक्स्ट्रा आग छोड़ता है, ताकि जो मिसाइल आ रही है ना वो आग का पीछा करने लग जाए और जहाज को पीछा छोड़ दे। अच्छा अच्छा। तो पूरी कोशिश करता है, पायलट जो होता है दुश्मन देश का पायलट होता है, मिसाइल से बचने के लिए पूरी कोशिश करता है। बट मिसाइल के अंदर एक रेडार सिस्टम लगा रहता है, नीचे से भी उसको कंटिन्यूसली ना लगातार गाइडेंस मिलती रहती है कि हमारे पास टारगेट कहाँ जा रहा है, वो सब कुछ मिलता है। वो डाटा हम लोग मिसाइल को लगातार भेजते रहते हैं। तो जहाँ जहाँ दुश्मन देश का जहाज जाएगा वहाँ वहाँ हमारी मिसाइल जाएगी, और जैसे नज़दीक आ जाएगी तो उसको मतलब बहुत से मतलब टुकड़ों में मिसाइल फट जाएगी और वो टुकड़े जाके सीधा एयरक्राफ्ट को हिट करेंगे। अगर उस रेंज में 2 एयरक्राफ्ट भी हैं तो 2 के 2 एयरक्राफ्ट एक मिसाइल से हिट हो जाएंगे। ये होता है बेसिक मिसाइल कैसे काम करती है, मिसाइल कैसे हिट करती है। बिल्कुल। अच्छा, अब बात करें जो कि ऑपरेशन सिंदूर होया, उसमें आपकी बड़ी भूमिका रही, तो वो बताइए अपने दर्शकों ने किस तरह से आपने काम किया, कहाँ कहाँ गए आप, और जो दुश्मन थे उनको कैसे मार गिराया, बताओ। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में जो ये कायराना हरकत हुई थी, पाकिस्तान आर्मी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है, जो आज से नहीं है, 1980 के बाद से, जब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल जिया उल हक बने, तब से ये टेररिज्म पाकिस्तान ने जब सोचा कि 71 की लड़ाई के बाद कि हम लोग भारत से डायरेक्ट नहीं जीत सकते, तो उन्होंने इस आतंकवाद का सहारा लिया। जो उस टाइम पे अपने जो बाउंड्री में इतनी फेंसिंग नहीं थी, कश्मीर का मुद्दा था, तो उनको ब्रेन वॉश, रेडिकलिज्म सब स्टार्ट किया, और कश्मीर में बड़े लेवल पर वहाँ के लोकलों को टेररिस्ट बनाना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। उसका हिस्सा देश में अनेक बार ऐसी घटना घटी जिसमें लोकल टेररिस्ट या फिर पाकिस्तान के जो ट्रेंड टेररिस्ट है, जो लोकल टेररिस्ट है, वो भी पाकिस्तान में ट्रेंड हो गए आते हैं। ये घटना घटी 22 अप्रैल को। 23 अप्रैल को हायर लेवल पर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनका मीटिंग हुआ, एक डिसीजन लिया गया कि हम लोग किस रूप में जवाब देंगे। वो डिसीजन किसी को नहीं बताया गया, वो हायर लेवल तक सीमित रहा। उसके बाद फौज ने अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी थी, तो जिसमें अपनी तीनों सेनाएं,
नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों इन्वॉल्व थी। इसके अलावा पैरामिलिट्री BSF भी इन्वॉल्व रही थी अपने बॉर्डर पे। उसके बाद तैयारी स्टार्ट होती है, जो बोला गया है कि कैसे काम करना है। हम लोगों को सिर्फ इतना बोलना है कि आपको लाइव मिसाइल लगानी है। लाइव मिसाइल मतलब वो मिसाइल जो फायर हो सके, टारगेट पर लगे और जाके ब्लास्ट हो जाए। लाइव मिसाइल का मतलब ये होता है। सिर्फ एक आदेश आएगा, आपको लाइव मिसाइल लगानी है। अच्छा अच्छा। और मैं 30 जून 2025 को फौज से रिटायर हो चुका था, तो उस समय मैं अपने जो डिस्चार्ज हो जाते हैं कुछ कागज कार्रवाई होती है, मैं अपनी कागज कार्रवाई में लगा हुआ था उस समय की बात है ये। तो मैंने अपनी कागज कार्रवाई तुरंत बंद की और सीनियर मोस्ट होने के नाते मैंने अपना जो कर्तव्य था कि इस चीज़ को कमांड करना है, टीम का नेतृत्व करना है। मैं जिस सिस्टम में काम कर रहा था उस सिस्टम का नाम है S-400 मिसाइल सिस्टम, बिल्कुल, जिसको सुदर्शन सिस्टम भी बोलते हैं। S-400 का जो सबसे बेहतरीन सिस्टम अभी आधुनिक जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है दुनिया का, वो है S-400 सिस्टम। ये भारत ने रशिया से खरीदा था। तो मुझे लकीली मुझे चांस मिला इस सिस्टम में काम करना का। लास्ट के अपने सर्विस के 3 साल मैंने इस सिस्टम पे काम किया था। तब मुझे अपनी जो इस सिस्टम में अलग अलग सिस्टम होते, कोई रडार पे काम करता है, कोई लॉन्चर पे काम करता है, तो मैं लॉन्चर पे काम करता था। लॉन्चर का काम है तो लॉन्च करना, सिंपल बात है। लॉन्चर का काम है लॉन्च करना और उससे पहले उस पर मिसाइल को लोड करना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेक्स होते हैं। लॉन्चर काम नहीं करता, उसका मेंटेनेंस बहुत लंबा डिटेल कहानी है, मतलब बहुत लंबा काम रहता है उसमें। तो मैंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। तो सबसे पहले सफलतापूर्वक हमें मिसाइलें लोड करनी थी। हमने सावधानीपूर्वक जो टाइम दिया गया था, जब बदला गया किस तरीके से मिसाइल लोड करनी थी, हम लोगों ने अपनी मिसाइलें लोड करके तैयार रख ली थी। अब हमें भी नहीं पता था कि कब हमला होने वाला है, कब एयर स्ट्राइक होगी, या फिर आर्मी ग्राउंड से सर्जिकल स्ट्राइक करेगी या नेवी जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता था। 6 तारीख की शाम को हम लोग जब पूरी तरह से तैयार थे और हम लोग इस लेवल पे तैयार थे कि जो बैग होते हैं, अपने पिट्ठू बैग बोलते हैं, जिसको हैंड बैग बोलते हैं, या किसी के ट्रॉली बैग, सबको बोल दिया गया था 5 या 6 दिन पहले ही कि अपने अपने बैग अपने को गाड़ियों में रखने हैं, जो गाड़ियाँ जिसमें जाते हैं हम लोग कहीं पर, ताकि जिस टाइम आपको बोला जाएगा कि आपको बाहर जाना है या अंदर ही रहना है, एयरबेस में रहना है या कहीं पर बाहर जाके अटैक करना है, आपको पास इतना टाइम नहीं मिलेगा। आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपको मतलब तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा। तैयारी पहले से ही थी हमारी, और हमारी नहीं तैयारी पाकिस्तान की भी थी। पाकिस्तान ने भी पहले से अपनी तैयारी कर रखी थी। जब उन पर अटैक हुआ तो वो लोग ऑलरेडी तैयार थे, पहले से तैयार थे, उनको पता हमला होने वाला था। तो 6 तारीख की शाम को मैसेज आया और कि आपको मतलब अभी अटैक के लिए तैयार रहना है। अच्छा, थोड़ा समय लूँगा आपका, जी रोकना चाहूँगा बीच में। कैसे पता लगा कि पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है? पाकिस्तान तैयारी कर रहा है इसका पता सर ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं सर। जैसे कि सैटेलाइट है पाकिस्तान की ना, फौज के कॉनवे का कोई जब मूवमेंट होता है या बड़े बड़े सिस्टम जब आप कहीं पर डिप्लॉयड करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो या युद्ध की तैयारी कर रहे हो। तो उसमें एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है जो जासूस होते हैं, एक होता है रियल टाइम इंटेलिजेंस, जिसको मतलब जो रियल टाइम सैटेलाइट में क्या हो रहा है, कौन कौन से जहाज उड़ रहे हैं, किस पैटर्न में जहाज उड़ रहे हैं, एक साथ कितने जहाज उड़ रहे हैं, और बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, किस टाइप का वो लोग हथियार यूज कर रहे हैं अपने लिए। तो एक वो रहता है। और वो रही बात इसकी सर, पहले सर उनको पता रहता है ये कि इंडिया जो है उनका भी थोड़ा रहता है सर। उनको ऐसा नहीं कि सिस्टम उनके पास भी है सिस्टम, उनको भी थोड़ा पता रहता है कि हाँ इंडिया अटैक करने की तैयारी कर रहा है। उनको भी पता था कि इंडिया अटैक करने वाला था। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने अचानक जाके सडन अटैक कर दिया, वो लोग सो रहे थे और हमने मार दिया तो वो लोग बोले कि हमें तैयारी का मौका नहीं मिला। तैयार वो लोग भी थे, तो तैयार वो लोग भी थे। वो उस चीज़ की शिकायत नहीं कर सकते कि मैंने बिना बताए मारा है, बता के मारा है। बिल्कुल, बताने का मतलब ये है कि टेलीफोन करके नहीं बताया कि मारे हैं, बट उनको पता था कि एयरफोर्स या मतलब आर्मी, उनके भी तीनों सेनाएं तैयार थे। जी जी। उसके बाद 6 तारीख की रात को हम लोग जहाँ पर लोकेशन पर डिप्लॉय होना था, डिप्लॉय हो गए। चाहे वो बेस के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, लोकेशन में नहीं बता सकता भी कहाँ से हम लोगों ने फायर किया। तो उसके बाद रात के 12 बजे तक, उसके बाद 1 बजे, करीब 1 बजे के बाद एयर स्ट्राइक हुआ। एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़े थे, इंडिया से अलग अलग जगह से इंडिया के एयरक्राफ्ट उड़े थे, जिसमें राफेल, सुखोई 30, मिराज, जगुआर, ये मैन एयरक्राफ्ट थे। अच्छा। जो इस युद्ध में यूज हुए थे। उनके 9 ठिकाने थे, जिसमें से 5 ठिकाने ऐसे थे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में थे, और 4 ठिकाने ऐसे थे जो उनके सूबा प्रांत है, पंजाब प्रांत उनका जो स्टेट है ना पंजाब पाकिस्तान में, उनके अंदर थे, जो थोड़ा अंदर डीप की तरह थे। अच्छा। तो उसमें अक्रॉस द लाइन ऑफ बॉर्डर फ्लाइंग करके एयरक्राफ्ट ने अपने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मिसाइल होती है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल होते हैं, गाइडेड बॉम्ब होते हैं, उनसे मारा
जो ठिकाने थे 9 के 9 वो टेररिस्ट ठिकाने थे। उनके अंदर मदरसा था, ट्रेनिंग सेंटर थे, सब कुछ पूरा सेटअप था। तो सारे के सारे ध्वस्त कर दिए, जिसमें मोर देन 100 से ज़्यादा जो टेररिस्ट हैं और उनके परिवार हैं उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद एयरक्राफ्ट वापस आए, उसके बाद उनकी तरफ से कुछ साजिश मतलब वापस कहते हैं ना रिवेंज के लिए एक्शन होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने मिसाइल फायर करना स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट मिसाइल उसी रात में हम लोगों ने फायर कर दी थी। द मोमेंट कि हम लोगों ने मिसाइल फायर किया तब हमें पता चला कि हाँ कि वार ऑन हो चुका। मतलब इस युद्ध की सीक्रेसी इस तरीके से रखी गई थी, हम लोग मिसाइल फायर करने वाले, हमें भी नहीं पता कि मिसाइल फायर कब होने वाली है। तैयारी पूरी थी, सब कुछ तैयार था, किस समय हमें मिसाइल फायर करना ये हमें भी नहीं पता था कि अब मिसाइल फायर करनी पड़ेगी। जैसे ही उनके एयरक्राफ्ट हमारी तरफ आने स्टार्ट हुए, जैसे हमने हमला किया उसके बाद वापस हम लोग हमारे जहाज अपने बेस की तरफ लैंड करने लगे, आने लगे, उनकी तरफ से हमला होने लगा। उसके बाद फर्स्ट मिसाइल लॉन्च किया था हमने, उसी रात को फर्स्ट मिसाइल लॉन्च कर दिया था, फोड़ दिया था ऊपर। हाँ बिल्कुल फोड़ दिया था। उसके बाद भी हमारे मतलब हम लोग जो तैयारी कर रहे थे तब हमें पता चला कि हाँ वार स्टार्ट हो चुका, ये सच में है। तब तक हम इससे पहले हमें भी नहीं पता था कि इतना बड़ा होने वाला है, इतना कुछ होने वाला है। सर क्या चल रहा था उस टाइम आपके मन में? उस टाइम तो मेरे मन में, मेरे क्या था सभी के मन में जो लड़ रहा था, देश के लिए लड़ रहा था, वो इसी दिन के लिए भर्ती होता है। मतलब आप 20 साल करो, 33 साल करो, कितनी साल सर्विस करो, तो फौजी होता है जो भर्ती होता है ना वो युद्ध के लिए ही भर्ती होता है।